हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। आज के सेशन में मैं लेबर लॉ को कंटिन्यू करने वाली हूँ, यानी आज का जो सेशन होगा वो लेबर लॉ का सेकंड लेक्चर है ये। इससे पहले मैंने बताया था कि लेबर लॉ की 3 वीडियोस आएंगे। एक वीडियो आपको मिल चुके हैं, एक वीडियो आपको अभी मिल रहे हैं, एक वीडियो आपको और मिलेगा लेबर लॉ का, जिससे कि आपका लेबर लॉ जो है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा। जिससे कि मैं चौथी पब्लिकेशन से कवर कर रही हूँ। चौथी पब्लिकेशन जो है वो EPFO के लिए बिल्कुल बेस्ट किताब मानी जाती है। ये बुक चौथा संस्करण है इसका, और ये 2020-21 का है, तो यानी आपको सारी चीज़ें अपडेट मिलने वाली हैं। सबसे बड़ी बात कि इसमें जिस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है इतना सिंपल है ये कि हर चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। कल हमने बात किया है कारखाना अधिनियम 1948 के द्वारा लाए गए जो भी इम्पोर्टेंस परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में हमने चर्चा किया है। इसके साथ ही हमने निरीक्षक के पास क्या पावर होती है, क्या ड्यूटीज़ होती है, निरीक्षक के अपॉइंट के बारे में पढ़ा है कि निरीक्षक की नियुक्ति और उनकी क्या पात्रता होती है। इसके साथ ही हमने सुरक्षा अधिकारी के बारे में पढ़ा है, स्वास्थ्य, सेफ्टी, और वयस्कों के काम करने के घंटे के बारे में हमने जानकारी लिया है। वीकली आवर्स में, डेली आवर्स में, इंटरवल फॉर रेस्ट के लिए यानी विश्राम के लिए मध्यांतर में, और समय के साथ में बालकों के रजिस्टर के बारे में हमने पढ़ा है, यानी कि बालकों के लिए काम करने का जो समय निर्धारित किया गया है उसके बारे में कल हमने चर्चा की है। आज हम बात करेंगे पूर्व दोष सिद्धि के परिवर्तित शास्ति यानी पेनाल्टीज के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियोस इंपॉर्टेंट आते हैं तो उसके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। पेनाल्टीज धारा 92 के अनुसार प्रबंधक या दखलकार यदि किसी दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध हो चुका है, पुनः दोषी होता है, तो ऐसे कंडीशन में उसी उपबंध के उल्लंघन के लिए 3 साल के कारावास या 10,000 रुपये या अधिकतम 2 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। लेकिन इस धारा 92 के प्रयोजनों के लिए उस अपराध के किए जाने से जिसके लिए दंड दिया जा रहा है 2 साल से अधिक पहले हुई किसी भी दोष सिद्धि का कोई प्रसंज्ञान नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में न्यायालय 10,000 रुपये से कम जुर्माना कर सकता है। धारा 89(4) के अंतर्गत उपधारा 2 के उपबंधों का उल्लंघन और रोग संबंधी सूचना देने से लापरवाही बरतने वाले चिकित्सा व्यवसायी को भी 50 रुपये तक, और धारा 20 के कारखाने में रखे गए पीक दान में ना थूकने और नियम के उल्लंघन करने पर 5 रुपये जुर्माना किया जा सकता है। धारा 98 के 4 के अंतर्गत उपधारा 2 के उपबंधों का उल्लंघन और रोग संबंधी सूचना देने में लापरवाही बरतने वाले चिकित्सा व्यवसायी को भी 50 रुपये तक, और धारा 20 में कारखाने में रखे गए पीक दान में न थूकने और नियम के उल्लंघन करने पर 5 रुपये जुर्माना किया जा सकता है। इसके विशेष उपबंध क्या हैं और सरकार की क्या शक्तियां हैं, यानी स्पेशल प्रोविजंस एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट्स। कारखाना अधिनियम की धारा 85 से 91 तक कुछ उपबंध किए गए हैं। उनमें भी सरकार के अधिकार अंतर्विशिष्ट हैं। पहला, अधिनियम को कतिपय परिसरों पर लागू करने की शक्ति। राज्य सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि इस अधिनियम के सब या कुछ उपबंध किसी ऐसे स्थान पर जिसमें कोई अभिनिर्माण प्रक्रिया विद्युत की सहायता से या उसके बिना चल रही है या साधारण तौर पर चलती है तो वहाँ लागू होंगे। जहां काम करने वालों की संख्या 10 से कम है, बशर्ते कि कार्य किसी यंत्र शक्ति की सहायता से होता है, या 20 से कम उस स्थिति में है जब कार्य बिना किसी ऐसी शक्ति के होता है। इस संख्या ये जो संख्या है ये इस बात पर निर्भर करती है कि कार्य किसी यंत्र शक्ति की सहायता से हो रहा है या नहीं। विहित संख्या के ना रहने पर भी धारा 85 के अंतर्गत अधिसूचना के द्वारा सरकार अधिनियम को पूर्णतः या आंशिक रूप से लागू कर सकती है। जहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति उस स्थान के स्वामी द्वारा नियोजित अगर नहीं है, किंतु ऐसे स्वामी की अनुशंसा से उसके साथ किए गए समझौते के अधीन काम करते हों, बशर्ते कि ये अभिनिर्माण प्रक्रिया स्वामी द्वारा केवल अपने परिवार के सदस्यों की सहायता मात्र से ना चलाई जा रही हो। उक्त रीति से घोषित
किसी भी स्थान इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कारखाना, उसके स्वामी को दखलकार और उसमें काम करने वालों को कर्मकार माना जाएगा। दूसरा, लोक संस्थाओं को छूट देने की शक्ति यानी पावर टू एग्जेम्प्ट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, यानी राज्य सरकार इन शर्तों के साथ, जैसा कि वो उचित समझे, किसी भी कार्यशाला या कार्य स्थान को जो कि अभिनिर्माण प्रक्रिया, प्रशिक्षण, सुधार या लोक सेवा से संपृक्त है, अधिनियम के सभी या कुछ उपबंधों से मुक्त कर सकती है। तीसरा, डेंजरस ऑपरेशंस यानी खतरनाक क्रियाएं, जहां किसी कारखाने में चलने वाली कोई भी क्रिया उसमें नियोजित किन्हीं व्यक्तियों की शारीरिक क्षति, विष या बीमारी के गंभीर खतरे के लिए उच्छन हो मगज वे में करती है, वहां राज्य सरकार किसी कारखाने या कारखाने के समूह के लिए लागू होने वाले कुछ विषय पर नियम बना सकती हैं। वो नियम है वो विषय है जिसपे वो नियम बना सकती है, वो विषय है विनिर्माण प्रक्रिया तथा क्रिया को निर्दिष्ट करने वाले तथा उसे खतरनाक घोषित करने वाले, उस क्रिया में स्त्रियों, तरुणों या बालकों के नियोजनों को प्रतिषिद्ध करना, उस क्रिया में नियोजित तथा नियोजित होने के इच्छुक व्यक्तियों को चिकित्सा परीक्षा के लिए उपबंध करना और ऐसे नियोजन के लिए योग्य प्रमाणित न हुए व्यवसायी के नियोजन को प्रतिषिद्ध करना। उक्त क्रिया में नियोजित या चलने वाले स्थानों की निकटता में सब व्यक्ति का रक्षण उपबंधित करना, उक्त क्रिया से संबंधित किन्हीं भी निर्दिष्ट सामयिकों या प्रक्रियाओं को प्रतिष्ठित, निश्चित या नियंत्रित करना, अतिरिक्त कल्याण और सफाई की सुविधा और सुरक्षात्मक चीजें प्रदान करना, इन सारे विषयों पर नियम बना सकती है। इस नियम का इसका उद्देश्य है कारखानों में काम करने वाले कर्मकारों को सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें खतरनाक बीमारियों से बचाना। चौथा, कतिपय दुर्घटनाओं की सूचना, नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट्स, जहां किसी कारखाने में ऐसी दुर्घटना होती है जिसका परिणाम मृत्यु या फिर ऐसे जो ऐसी शारीरिक क्षति पैदा करती है जिससे क्षतिग्रस्त कर्मकार दुर्घटना के तुरंत बाद से या 48 घंटे या अधिक अवधि तक काम करने या निर्दिष्ट किए जाने योग्य स्वभाव की है, वहां कारखाने का प्रबंधक विहित ढंग और समय में अधिकारियों के पास उसकी सूचना भेजेगा। दुर्घटना की सूचना भेजे जाने के प्रारूप और समय के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकेगी। ये धारा 88 के अंतर्गत है। अगला नियम है कतिपय रोगों की सूचना, नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीजेस। रोगों से संबंधित सूचना भेजने पर कार्य प्रबंधक के ऊपर होता है। रोगों से संबंधित सूचना भेजने का काम प्रबंधक के ऊपर होता है। कारखानों में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के अधिसूचित में निर्दिष्ट किसी भी रोग से ग्रसित होने पर कारखाने का प्रबंधक उसकी सूचना विहित अधिकारियों को विहित समय एवं प्रारूप के अनुसार भेजेगा। यदि कोई चिकित्सक व्यवसायी किसी ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा करता है जो किसी कारखाने में नियोजित है या हो रहा है और जो अनुसूचित में उल्लिखित किसी भी रोग से ग्रसित है या उसके बारे में चिकित्सा व्यवसायी को विश्वास है कि वो ऐसे रोग से पीड़ित है, तो वो अविलंब कुछ बातों का उल्लेख करते हुए मुख्य निरीक्षक के कार्यकाल में सूचना भेजेगा। जिन बातों का वो उल्लेख करेगा वो बात है रोगी का नाम और पता, पूरा पता, रोग जिससे वो ग्रसित है और उस कारखाने का नाम जिसमें रोगी नियोजित है या फिर कभी था। जहां उपधारा 2 के अंतर्गत प्रतिवेदन की पुष्टि प्रमाणक शल्य चिकित्सक के प्रमाण पत्र से या अन्यथा मुख्य निरीक्षक को समाधान पत्र रूप में हो जाती है कि वो व्यक्ति अनुसूची में उल्लिखित रोग से पीड़ित है, वहां वो चिकित्सा व्यवसाय को विहित फीस देगा जिसे उस कारखाने के दखलकार से भू राजस्व के रूप में वसूल की जा सकनी है, जिसमें कि वो रोग प्रस्त हुआ था। यदि कोई चिकित्सा व्यवसायी उपधारा 2 के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो उसे 50 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है। छठा है दुर्घटना या रोग की अवस्थाओं में जांच निर्दिष्ट करने की शक्ति। छठी शक्ति है दुर्घटना या रोग की अवस्थाओं में जांच निर्दिष्ट करने की शक्ति। राज्य सरकार किसी कारखाने में होने वाली किसी दुर्घटना के कारणों या किसी ऐसे मामलों की जांच की अनुसूची में उल्लिखित कोई भी रोग किसी कारखाने में लगा हो या जिसमें ऐसे रोग के लगने की आशंका की जाती है, जांच करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है। एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है जो जांच में सहायक के रूप में काम करने का विशिष्ट या विधिक ज्ञान रखता हो।
इस धारा के अंतर्गत जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन दीवानी अदालत के अधिकारियों से युक्त होगा, जिसका प्रयोग साक्ष्यों को हाजिर कराने और प्रपत्रों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत कराने के लिए किया जाता है। नियुक्त व्यक्ति जांच के लिए आवश्यक उन अधिकारियों का प्रयोग कर सकेगा जो इस अधिनियम के द्वारा अधिनियमित है। आगे हम चर्चा करेंगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के बारे में, यानी मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। जिनेवा में 1928 में मिनिमम वेजेस फिक्सिंग मशीनरी कन्वेंशन हुआ था और उसमें पारित प्रस्तावों को इंटरनेशनल लेबर कोड में समाविष्ट किया गया। इंटरनेशनल लेबर कोड में इन प्रस्तावों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए प्रयास होते रहे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इस संबंध में प्रभावी भूमिका निभा रही थी, जिसके कन्वेंशन के पक्षकारों से ये अपेक्षा की गई कि वो अपने अपने देश में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण की दिशा में सार्थक कदम उठाएं। इस अधिनियम के 1948 में पारित किए जाने से पहले गठित एक आयोग को मजदूरों की दशाएं, उनकी अन्य सुसंगत परिस्थितियों और आवश्यक सुधार लाने की दिशा में उठाए जाने वाले प्रभावी कदमों के अध्ययन का भार सौंपा गया था। उसने अपने प्रतिवेदन में बड़ी गहराई तक के विचार विमर्शों को रखा। संसार के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में देय मजदूरियों का तुलनात्मक विवेचन करने के साथ ही कम मजदूरी के प्रभाव की ओर संकेत किया। इस आयोग की संस्तुतियों के परिणाम स्वरूप ही ये जो अधिनियम था वो सामने आया। इसका संक्षिप्त नाम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 रखा गया। जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़ करके ये संपूर्ण भारत में समान रूप से लागू हुआ और अब ये जम्मू और कश्मीर में भी लागू है। ये अधिनियम के पारित किए जाने की परिस्थितियां आज की परिस्थितियों से बिल्कुल ही अलग थी। कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय से 1917 के संशोधन द्वारा वहां भी लागू कर दिया गया। उसका आधार 1928 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा स्वीकृति न्यूनतम मजदूरी का प्रश्न ड्राफ्ट कन्वेंशन है, जिसमें इसके निर्धारण की मशीनरी के निर्माण और सदस्य देशों द्वारा एक राष्ट्रीय नीति अपनाने पर जोर दिया गया। अधिनियम का प्रवर्तन ऐसे नियोजन पर लागू होता है जो कि असंगठित है और अनुसूचित में वर्णित है और समुचित सरकार के विवेक के अधीन ये अधिनियम किन्हीं अन्य नियोजनों पर लागू किया जा सकता है। वैसे तो ये केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया है, लेकिन इसे राज्य सरकार भी लागू कर सकती है, केवल उन अनुसूचित नियोजनों को छोड़कर जो केंद्रीय सरकार के प्राधिकार द्वारा संचालित होते हैं। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य मजदूरों की दयनीय दशा में समुचित सुधार लाना है, न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने की सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें अपनी कार्य क्षमता कायम रखने का अनुकूल अवसर देना है। अधिनियम की उद्देशिका यानी प्रियम्बल से ही इस उद्देश्य का आभास मिलता है, जिसके अनुसार कुछ नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी दरों के लागू करने के निमित्त ही इसे अधिनियमित किया गया, जैसा करना अभिष्ट था। इससे स्वामी या नियोजकों और कर्मकारों के बीच आर्थिक विषमता पूर्णतः दूर तो नहीं होती है, फिर भी प्राचीन काल तक कई शोषण प्रवृत्ति पर विधिक ढंग से प्रतिषेध लगा दिया गया है। अब इस अधिनियम के पारित हो जाने से कोई भी नियोजक किसी कर्मकार से वैयक्तिक संविदा न्यूनतम मजदूरी लेने के लिए बाध्य जोर मनमाने ढंग से उसका शोषण नहीं कर सकता है। उसका उद्देश्य पूंजीपतियों, मिल मालिकों आदि से कम संगठित, कम सुविधा पाना, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को शोषण से बचाना है। 31वें सम्मेलन में केंद्र सरकार से 2 सिफारिशें की गई। पहला, वो प्रत्येक प्रमुख उद्योग के लिए संवैधानिक वेतन मंडल बनाने के संदर्भ में विधेयक प्रस्तुत करे। दूसरी ये कि मुख्य सलाहकार बोर्ड की स्थापना के लिए आवश्यक विधेयक पेश किए गए ताकि राज्य वेतन मंडलों की कार्यप्रणाली से समन्वय स्थापित किया जा सके। राज्य वेतन नीति का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है। राष्ट्रीय श्रम आयोग का ऐसा विचार है कि राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन ना तो उचित है और ना ही वांछित है। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं, अब इसकी कुछ विशेषताएं भी होंगी। इस अधिनियम को पारित करना देश के श्रम इतिहास में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम था।
जिसने मांग व पूर्ति के सिद्धांत से वेतन निर्धारण की अपेक्षा राज्य द्वारा मजदूरी का नियमन करने का तंत्र स्थापित किया। राष्ट्रीय श्रम आयोग 1969 ने भी इस अधिनियम को महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि 1948 में इस अधिनियम का विचार पूर्णतः नवीन और क्रांतिकारी था। इस अधिनियम की कुछ कमियां भी थी। इस अधिनियम का क्षेत्र व्यापक न होकर के संकुचित था। इस अधिनियम का क्षेत्र व्यापक न होकर के संकुचित था। रेशम, दिया सलाई, होटल, रोस्त्रा, लकड़ी चीरना, बर्तन, जूट, खुदाई का काम आदि जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों का इसमें समावेश नहीं किया गया। वे उद्योग जिसकी परिधि से अछूत रह जाते हैं, जहां 10 से कम श्रमिक होते हैं, यद्यपि उनकी खराब दशा के नाते इसे वहां लागू होना चाहिए था। इसमें राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में प्रावधान न होना खटकता है। इसमें राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में प्रावधान न होना खटकता है। कुछ छूट असंगत लगती है। कुछ छूट जो थी वो असंगत लगती है। जैसे ये प्रावधान कि अधिनियम राज्य में तब लागू होगा जब किसी उद्योग में कम से कम 1000 श्रमिक हो। किसी नियोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी उचित सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना अवैध या अनुसूचित नहीं है, भले ही पूरे राज्य में विवादग्रस्त नियोजन में 1000 से कम कर्मचारी हैं। प्रस्तुतवाद में भागलपुर और सुल्तानगंज में गंगा में नाव चला करके पार करने वाले मल्हारों के लिए नोटिफिकेशन जारी करके जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई, वो उस दर पर मजदूरी पाने के हकदार माने जाएंगे। सरकार की कार्यवाही उचित और वैध है। अच्छी जानकारी के अभाव में मजदूरी निर्धारण में दोष रह जाता है। जब सरकार प्रकाशन द्वारा उसे निर्धारित करती है, समिति के सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त होने के कारण मजदूरों के हितों का बराबर ध्यान नहीं रखते हैं। नगद मजदूरी के अलावा अमौद्रिक भुगतान की छूट देना दोषपूर्ण है। और इसके अतिरिक्त इस अधिनियम का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है। इसके अंतर्गत वेतन दरों में संशोधन बहुत थोड़े तरीके और बहुत देरी से हो पाता है। पिछले 3 दशकों से निरंतर तीव्र गति से जारी मुद्रास्फीति स्थितियों में जब स्फीति ने सभी श्रेणियों के श्रमिकों के वास्तविक वेतन पर पानी फेर दिया, तब ये कानून श्रमिकों के हितों के अनुकूल सिद्ध हुआ था। इस कानून के अंतर्गत जीवन निर्वाह योग्य आधार पर नियत न्यूनतम वेतन के मापदंड ने वास्तव में समायोजकों की वेतन दरें न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर के नीचे रखने में मदद पहुंचाई है। मजदूरी से क्या तात्पर्य है? मजदूरी से तात्पर्य ऐसे सभी पारिश्रमिक से है जो कि धन के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता हो और जो किसी ऐसे नियोजित को नियोजन की बाबत देय होगा, बशर्ते नियोजन की अभिव्यक्ति या विवक्षित शर्तें पूर्ण कर ली गई हो तो कर्मकार को उनके नियोजन या कार्य करने के लिए देय होते हैं। इसमें आवास भाड़ा भत्ता यानी हाउस रेंट अलाउंस भी सम्मिलित है, लेकिन मजदूर की परिभाषा में ये कुछ चीज़ें सम्मिलित नहीं है, जैसे कि आवास आपूर्ति, प्रकाश पूर्ति, पेयजल, चिकित्सीय परिचर्या का मूल्य यानी मेडिकल अटेंडेंस, किसी दूसरी सुख सुविधा या कोई सेवा जो समुचित सरकार की धारणा या विशेष आशा द्वारा अपवर्जित यानी एक्सक्लूडेड है, पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड या किसी अन्य सार्वजनिक बीमा की योजना के अधीन नियोजक द्वारा दिया गया अंशदान, इन चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है। कोई यात्रा भत्ता या यात्रा विषयक रियायत का मूल्य, ऐसा कोई धनराशि जो नियोजित व्यक्ति को अपने नियोजन की प्रकृति के कारण अपने पर किए गए विशेष व्ययों को चुकाने के लिए देय राशि या सेवा विमुक्ति पर देय उपदान राशि यानी ग्रेजुटी। विमुक्ति के अवयव कंपोनेंट्स ऑफ वेजेस। मजदूरी में क्या सम्मिलित नहीं है? मजदूरी सेवा संविदा या नियोजन के भाव की ओर इंगित करता है। यात्रा भत्ता के रूप में ली जाने वाली राशि मजदूरी की परिभाषा में शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें मजदूरी के तत्व नहीं होते हैं। मध्य प्रदेश बीड़ी उद्योग संघ बनाम सागर मध्य प्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए विनिश्चय से भी इसकी पुष्टि होती है कि प्रत्याभूत मजदूरी कामबंदी प्रतिकर की प्रकृति की देय कोई रकम मजदूरी के अंतर्गत नहीं आती है। श्रमिकों के लिए पारिश्रमिक या रेमुनरेशन ऑफ लेबर
फेयर वेजेस कमेटी ने अपना प्रतिवेदन दिया जिसे भारत सरकार ने 1949 में प्रकाशित किया था। उसके अनुसार मजदूरियों का विभाजन इस प्रकार है: निर्वाह मजदूरी में यानी लिविंग वेजेस, न्यूनतम मजदूरों मिनिमम वेजेस, उचित मजदूरी फेयर वेजेस और आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी। जीवन निर्वाह मजदूरियों से अभिप्राय ऐसे मजदूरी से है जिनकी प्राप्ति से श्रमिक न केवल पेट पाल सकने की ही स्थिति में हो, बल्कि अपने बाल बच्चों, स्त्री आदि आश्रितों के भरण पोषण, जीवन बीमा, आवास, वस्त्र आदि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन करने की आर्थिक क्षमता भी रख सके और सभ्य समाज में सभ्य नागरिकों की भांति अपना जीवन यापन कर सके। ऐसे मजदूरी में जो सबसे उच्च मजदूरी को प्रदर्शित करती है और उचित मजदूरी से भी अधिक होती है, सुख सुविधा पाने के साथ ही वृद्धावस्था और दुर्दिन में सहारा की भी व्यवस्था होती है। हमारा अंतिम लक्ष्य इसी की उपलब्धि कराने का है, क्योंकि उचित मजदूरी समिति के अनुसार जीवन निर्वाह मजदूरी की उच्चतम सीमा है। केवल अपना निर्वाह करने पर मजदूरी पाने का कोई भी सभ्य देश समर्थन नहीं करता। फ्रांस के कृषिवादी अर्थशास्त्री रिकार्डो के अनुसार श्रमजीवियों की मजदूरी उनके जीवन व्यय निर्वाह के बराबर होती है, यानी उनके जीवित रहने के लिए पर्याप्त समझी जाने वाली मजदूरी ही दी जाती है। वो न इससे अधिक होगी और न इससे कम होगी। इसलिए इस सिद्धांत को लौह सिद्धांत यानी आयरन थ्योरी भी कहा जाता है। ऐसी मजदूरी उसकी अनिवार्यताएं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए और अन्य सामाजिक आवश्यकताएं भी संतुष्ट हो जाए, जैसे दवा, पत्र, व्यवहार, मनोरंजन, यात्रा आदि। सामान्य जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक धनराशि न्यूनतम मजदूरी है। मजदूरी निर्धारण के कौन कौन से तत्व हैं? फैक्टर ऑफ फिक्सेशन ऑफ वेजेस। कुछ तत्वों की मजदूरी निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उन्हीं के आलोचक में उसे निर्धारित किया जाता है। पहला, भौगोलिक स्थिति में। दूसरा, सामाजिक परिस्थितियां। तीसरा, रहन सहन की पारिवारिक और सामुदायिक स्थिति और स्तर। चौथा, क्षेत्र की आर्थिक कमजोरी या मजबूती। पांचवा, शिक्षा का विस्तार, दक्ष और अदक्ष, अनस्किल्ड और तकनीकी श्रमिकों की उपलब्धियां, रोजगार परक सुविधाओं की उपलब्धता या अनुपलब्धता। आठवां, सामान्य वर्ग महिलाओं समेत के श्रमिकों की उपलब्धता, मजदूरी की आर्थिक, शैक्षणिक, शारीरिक और मानसिक अर्हता, सरकार की श्रम संबंधी नीति, श्रमिक संघों का दबाव, श्रमिकों की मांग की सीमा यानी डिमांड और अनुपातिक या आपूर्ति का आधिक्य, श्रमिकों की उत्पादकता, कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, नियोजकों की वित्तीय स्थिति, उत्पादित माल की खपत की सीमा, मांग और संभावनाएं, लाभ और हानि की स्थितियां, उद्योगों की देय क्षमता और श्रमिकों का अनुभव और प्रोफेशनल मैनेजमेंट का ज्ञान और क्षमता। ये है मजदूरी निर्धारण का तत्व। उचित मजदूरी, आगे हम बात करेंगे उचित मजदूरी यानी फेयर वेजेस के बारे में। उचित वेतन समिति 1949 ने मत व्यक्त किया कि उचित मजदूरी न्यूनतम और जीवन निर्वाह मजदूरी के बीच होती है और दोनों के बीच झूलती रहती है। उसकी प्रकृति भी आर्थिक विकास की दर के साथ ऊंची नीची हो सकती है और इसकी सीमा देय क्षमता से ही निर्धारित की जाती है। लघु अर्थ यानी नैरो सेंस के समान काम के लिए पड़ोस और उसी ट्रेड में प्रचलित दर पर देय मजदूरी का उचित मजदूरी समानार्थी है। स्वीकृत मानक मजदूरी की तुलना में इसे निर्धारित किया जा सकता है और मानक का निर्धारण सुसंगठित उद्योगों के संदर्भ में किया जा सकता है, जहां पे कर्मकार नियोजक से अच्छी तरह से सौदेबाजी करने की स्थिति में है। सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति, उत्पादकता, उद्योग की देय क्षमता, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, समीपस्थ मजदूरी दरें और राज्य की मजदूरी नीतियां और तत्सम संबंधी विधि आदि के निर्धारित करने के आधार होते हैं। कुछ तत्व भी इसके निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जैसे कि मजदूरी की प्रचलित दरें, उद्योग का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में स्थान और श्रम की उत्पादकता, राष्ट्रीय आय का स्तर एवं इसका विवरण और
श्रमिक के कार्यभार और उसके 3 सदस्यीय परिवारों के संबंध में स्थापित किया जाना उचित होगा। उचित मजदूरी के निर्धारण के लिए देश के विभिन्न उद्योगों के लिए मजदूरी बोर्ड गठित किए गए हैं जो कि अनवरत रूप से अपना काम कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे न्यूनतम मजदूरी दर की अदायगी यानी पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। धारा 12 के अनुसार नियोजक बिना किसी कटौती के जैसा कि ऐसे और पूर्ति के साथ एक दर विहित किया जाए अधिसूचित नियोजन में अपने अधीन प्रत्येक कर्मकार की अधिसूचना के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम मजदूरी नहीं देगा। मजदूरी में कटौती तभी की जा सकती है जबकि वैसा करने के लिए नियोजक प्राधिकृत हो, अन्यथा उसे उत्तरदायी और दंड का भागीदार होना पड़ेगा। धारा 12 का उपबंध एक परमादेश है यानी मैंडेटरी प्रोविजन है। उसके अनुरूप काम करने के लिए नियोजक बाध्य है। अगर उसकी क्षमता नहीं है तो उसे औद्योगिक व्यवस्था बंद कर देना होगा। ओवरटाइम मजदूरी की देनगी, अतिकाल मजदूरी की देनगी। धारा 14 के अनुसार जहां की ऐसा कर्मकार जिसकी मजदूरी की न्यूनतम दर इस अधिनियम के अंतर्गत घंटे दिन या ऐसे लंबे समय के लिए जैसा विहित की जाए आधार पर नियत की गई है किसी निर्धारित दिन या घंटे के अधिक काम करता है तो नियोजक इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त लागू विधि के अनुसार निश्चित की गई ऊंची दर पर मजदूरी का भुगतान करेगा, लेकिन उस मामले में इस अधिनियम की बात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जहां की फैक्ट्रीज रेट 1948 की धारा 59 के उपबंध लागू होते हैं। मजदूरी की गणना करने का ढंग कैसा होता है? प्रतिकर की अदायगी के आदेश देने से पहले आयुक्त को दुर्घटनाग्रस्त कर्मकार की मजदूरी का सही आकलन धारा 5 में दिए गए नियमों के अनुसार कर लेना आवश्यक है। ये धारा पहले तो ग्रसित को स्पष्ट करती है कि वो इस अधिनियम प्रयोजनों के लिए और दूसरे मासिक मजदूरी का अर्थ है ऐसे 1 महीने की सेवा के लिए देय समझी जाने वाली मजदूरी, चाहे वो मासिक देन योग्य हो या किसी अन्य अवधि के अनुसार या ठेका दर यानी पेजेस रेट पर देय हो, उनकी गणना कुछ निम्नलिखित प्रकार से की जाएगी। पहला तो जहां पे दुर्घटना के तुरंत पहले कर्मकार कम से कम 12 महीने नियोजक की सेवा में रहा है, जो प्रतिकर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है, कार्यभार को संपूर्ण मजदूरी उन संपूर्ण मजदूरियों का 1/12वां भाग होगी जो अवधि के पिछले 12 महीने में नियोजक द्वारा उसके भुगतान के लिए देय हो। जहां दुर्घटना के तुरंत पहले पूर्ण निरंतर सेवा जिसकी अवधि में वो नियोजक की सेवा में रहा जो कि प्रतिकार देने के लिए उत्तरदायी है 1 महीने से कम नहीं है, तो मासिक औसत मजदूरियां उसके 12 महीने के पहले उसी नियोजक के अधीन समान सेवा के अनुसार होगी, यानी जो उसकी 12 महीने की मजदूरी होती है यही उसके मासिक औसत निकाले जाने का आधार होगा। यदि ऐसा कर्मकार नियोजित नहीं था तो पड़ोस में नियोजित समान काम पर कार्य करने वाले कर्मकार की मजदूरी गणना का आधार होगा। दूसरे अन्य मामलों में जहां पे उपखंड 2 के अंतर्गत आवश्यक सूचना के अभाव में मासिक मजदूरी की गणना संभव नहीं है, तो मासिक मजदूरी ऐसी कमाई गई मजदूरियों की 30 गुना होगी जिसे वो दुर्घटना के पहले सेवा की निरंतर अवधि में नियोजक से प्राप्त करता है, कर देने के लिए उत्तरदायी होगा, लेकिन उस अवधि में आने वाले दिनों से भाग दे करके मजदूरी की गणना का आधार बनाया जाएगा। इसका पुनर्विलोकन। प्रतिकर उपर्युक्त समय समय पर नियोजक या नियोजिती द्वारा अर्धवार्षिक भुगतान के लिए आवेदन दिए जाने पर पुनर्विलोकन भी कर सकता है। आवेदन के साथ में चिकित्सा व्यवसायी का इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना आवश्यक होगा कि कर्मकार की दशा में परिवर्तन हो गया है, यानी चोट के गंभीर रूप धारण करने पर कर्मकार भुगतान की वृद्धि के लिए आयुक्त का स्थान आकृष्ट कर सकता है और अधिक प्रतिकार के रूप में अर्धमासिक भुगतान के भार से बचने के उद्देश्य से नियोजक भी ये कह सकता है कि कर्मकार की दशा में या तो पर्याप्त सुधार हो चुका है या वो ठीक हो गया है।
इसके अभाव में किसी प्रकार के भुगतान का आदेश देने का कोई भी औचित्य नहीं होगा। डॉक्टर का प्रमाण पत्र इस रूप में ग्राह्य होगा कि कार्यभार की दशा में परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन पुनर्विलोकन के आधार पर होंगे, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। निरीक्षक इंस्पेक्टर्स, धारा 16 के आगे हम इंस्पेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो धारा 16 में समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा निरीक्षकों की नियुक्ति की घोषणा करती है। उनकी योग्यताओं का उल्लेख इस धारा में नहीं है। निरीक्षकों की कितनी संख्या होगी ये समुचित सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। कार्याधिक को देखते हुए आवश्यकता के अनुसार औद्योगिक संस्थापनों में अधिनियम के नियमों को समुचित करेगा। समुचित पालनार्थ और कार्य के सहज संपादन के लिए अभीष्ट संख्या में उनकी नियुक्ति होगी। निर्धारित क्षेत्राधिकार, जितना क्षेत्राधिकार निर्धारित किया जाएगा, नियुक्ति के समय ही सरकार उसकी स्थानीय सीमाओं और क्षेत्राधिकार को निर्धारित कर देगी, जिसमें निरीक्षक अपने कार्यकलाप संपन्न करेंगे। ऐसा विभाजन स्टार्टिंग में ही ऐसा विभाजन कर देना उचित होगा और बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे निरीक्षकों में पारस्परिक क्षेत्राधिकार संबंधी द्वंद्व नहीं होगा। वे अपना अपना दायित्व तो अच्छी तरह से समझेंगे और एक दूसरे पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति के शिकार नहीं होंगे। निरीक्षक के अधिकार नियमों के अधीन वो कुछ अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। तो निरीक्षक के पास किस किस अधिकारों का वो प्रयोग कर सकता है? परिसर में व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है, अपराध में अनुसंगत समझे तो अभिलेख प्रतियां ले सकता है, कार्य के लिए भुगतान संबंधी ईमानदारी की शक्ति होती है उसके पास में, और कार्यस्थल पर प्रवेश की जांच का अधिकार है। रिकॉर्ड या अभिलेख लिख सकता है, रजिस्टर कर सकता है और सूचनाओं को ले सकता है। तो ये अधिकार होते हैं निरीक्षक के पास। नियोजक के दायित्व का उत्पन्न और कितना विस्तार है? तो इस अध्याय में अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर नियोजक के लिए दंड का प्रावधान नियोजक के लिए जो दंड है उसका प्रावधान धारा 22 के क, ख और 22 ग में किया गया है। अन्य बातों से जुड़े हुए उसके दायित्व की समीक्षा आवश्यक है, जिसका कुछ दशाओं में उदय होता है। तो अन्य जो बातें हैं वो हैं, जब नियोजक किसी कर्मकार वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम दर से न्यून दर में मजदूरी की अदायगी करता है। प्रत्येक नियोजक का ये परम कर्तव्य होता है कि वो सरकार के द्वारा निर्धारित दर से ही मजदूरी का भुगतान करे। ऐसा न करने पर वह उत्तरदायी बनाया जाएगा। जब वो धारा 13 के किसी नियम या दिए गए आदेश का उल्लंघन करता है, धारा 13 में निर्धारित काम के घंटों से अधिक कर्मकारों से काम लेना दंडनीय अपराध है। जब प्राधिकृत न होने पर कर्मकार वस्तु रूप में मजदूरी यानी वेजेस इन काइंड अदा करता है। धारा 11 में ऐसा उपबंध है कि इस अधिनियम के अंतर्गत देय मजदूरी का भुगतान नकद होगा, लेकिन उपधारा 2 में सुसंगत परिस्थितियों, प्रचलित रिवाजों और आवश्यकताओं के आधार पर सरकार द्वारा छूट देने का भी उपबंध है। समय से अधिक काम कराने पर, ओवरटाइम दर से समयाधिक के मजदूरी ना देने पर YA बरमाडे अंडर द MW वेज एक्ट में कहा गया है कि ओवरटाइम में जस्टली बी फिक्स्ड एट डबल द वेजेस ऑर्डिनरी रिसीव्ड बाय द वर्कमैन एज अ फैक्ट। ये YA बरमाडे अंडर द MW वेजेस एक्ट में कहा गया है। धारा 18 के अनुसार पंजिका और अभिलेखन न रखने पर प्रत्येक नियोजक के लिए रजिस्टर यानी रिकॉर्ड्स रखना आवश्यक होता है, जिसमें कि कुछ बातें प्रदर्शित की जाएगी। निम्न मजदूरी की देय दर, मजदूरी से की गई कटौती और विवरण, वास्तविक भुगतान की गई मजदूरी और अधिक समय तक काम किए गए दिनों का योग इत्यादि, इन सारी बातें को प्रदर्शित की जाएगी रिकॉर्ड्स में। अंतिम की गई प्रविष्टि के दिन से मजदूरी, उपस्थिति और अर्थदंड, क्षतिपूर्ति के लिए की गई कटौतियों और ओवरटाइम का रजिस्टर 3 साल तक अवश्य रखे जाने चाहिए। धारा 18 के 2 के अनुसार जब विहित ढंग से फैक्ट्री या कर्मशाला में विहित प्रारूप में नोटिस को प्रदर्शित नहीं करता, मुख्य प्रवेश द्वार पर एक अंग्रेजी और दूसरी हिंदी में अधिकांश कर्मकारों के द्वारा समझी जाने वाली भाषा में नोटिस लगानी चाहिए।
जब वो निरीक्षक के कामों में बाधा उत्पन्न करता है और रजिस्टर अभिलेखों का निरीक्षण नहीं करने देता या अपेक्षित किए जाने पर उन्हें नहीं दिखाता या उनकी प्रतिलिपि नहीं लेने देता। गलत ढंग से जब नियोजक कर्मकार के दावों को नहीं मानता है और जब वो प्रदत्त काम रकम को अपने पास ही रखता है या उसका उपयोग स्वयं अपने लिए करता है। और 10वां है नियोजित से कम दर पर मजदूरी देने, उनके विशेषाधिकारों या रियायतों को समाप्त करने के संबंध में कोई भी गुप्त समझौता करने पर नियोजक उत्तरदायी माना जाएगा। ओवर टाइम, आइए हम बात करते हैं ओवर टाइम के बारे में। तो जहाँ की ऐसा कर्मचारी जिसकी मजदूरी की निम्नतर दर इस अधिनियम के अधीन घंटे, दिन या ऐसी दीर्घतर मजदूरी कालावधि के हिस्से से जैसे विहित की जाए नियत की गई है, किसी भी दिन उतने ही घंटे से जितने से वो प्रसामान्य दिवस गठित होता है अधिक समय काम करता है और वहाँ पे नियोजक उसके काम के हर एक घंटे के लिए या घंटे के भाग के लिए उसने इस प्रकार आधिक्य में काम किया हो, इस अधिनियम के अधीन नियत की गई अतिकाल दर और समुचित सरकार की किसी तत्समय मोनाकुलता नहीं दी थी। अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था। उसने अपराध रोकने के लिए सभी सम्यक उपाय किए थे। धारा 22(2) के अनुसार यदि कंपनी के पदाधिकारियों की असावधानी, उपेक्षा, उत्प्रेरणा अथवा मौनानुकूलता द्वारा अपराध किया गया है तो वे सभी अपराध के लिए दोषी माने जाएंगे। केवल नियोजकों को ही नहीं, कर्मकारों को भी 50 रुपये तक का अर्थदंड किया जा सकता है जो गलत ढंग से, ईर्ष्यावश या उत्पीड़नार्थ परेशान करने के उद्देश्य से प्राधिकारी के समक्ष मजदूरी की अदायगी दावे का आवेदन प्रस्तुत करते हैं। ऐसे अपराध क्षम्य नहीं हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नियोजक, कर्मकार और विधिक निकाय जैसे कंपनी को दंडाधीन किया जा सकता है। अब आगे हम पेनाल्टीज के बारे में जानेंगे, यानी शास्तियाँ। दंड दोनों प्रकार का दिया जा सकता है, आर्थिक और कारावासीय। कारावास 6 महीने तक और 50% तक का आर्थिक दंड या दोनों एक साथ दिए जा सकते हैं। ये अपराध की गंभीरता और सुसंगतता तथ्यों पर निर्भर करेगा। द्रष्टव्य है कि अर्थदंड करते समय न्यायालय उस प्रतिकर की रकम कर विचार करेगा जिसे धारा 20 के अंतर्गत अपराधी के खिलाफ देने का आदेश दिया जा चुका है। इस दंड विधान के पूरक के रूप में अन्य अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। धारा 22 ख के अनुसार जो भी नियोजक इस अधिनियम के किसी प्रावधान, उसके अधीन किसी निर्मित नियम या दिए गए आदेश का उल्लंघन करता है और एतदर्थ अधिनियम में कोई शास्ति पेनाल्टी नहीं है तो उसे 500 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। अपराधों से प्रसंज्ञान के लिए कुछ बातें आवश्यक हैं। कौन कौन सी बातें? धारा 20 के अंतर्गत अपराध गठित करने वाले तथ्यों के बारे में प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत है, उसे पूर्णतः या अंशतः स्वीकार किया जा चुका है। समुचित सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा शिकायत करने की अनुमति दे दी गई है। निरीक्षक की पूर्व आज्ञा प्राप्त कर ली गई है। धारा 22 के खंड ए और बी के अधीन प्रदत्त आज्ञा के दिन से 1 महीने नहीं व्यतीत हुए हैं और धारा 22 ए के अधीन अपराध के लिए किए जाने से अभी 6 महीने से अधिक नहीं बीता है। हम देखते हैं कि अपराधों के प्रसंज्ञान की 2 कसौटियां हैं, पहला समय और दूसरा निरीक्षक का पूर्वादेश या सरकार की आज्ञा। वादों का वर्जन, बार ऑफ सूट्स। धारा 22 उन शर्तों का उल्लेख करती है जिनके रहते हुए न्यायालय कोई भी वाद विचारार्थ स्वीकार नहीं करेगा। मजदूरी की वसूली के लिए न्यायालयीय क्षेत्राधिकार प्रयुक्त नहीं होगा। दावे की रकम है। धारा 20 के अंतर्गत ऐसे आवेदन का विषय है जो कि वादी द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किया गया है। वादी के पक्ष में उस धारा के अधीन निर्देश के विषय का गठन किया गया है या उक्त धारा के अधीन किसी कार्यवाही में ये निर्णित हो चुका है कि वो वादी को शुद्ध यानी ड्यू नहीं है या उपधारा के अधीन आवेदन के द्वारा वसूल किया जा सकता था। प्राधिकारी की नियुक्ति कैसे होती है? किसी राशि के नियोजक के यहाँ से शुद्ध रह जाने या अन्य तरह से अपने हितों पर कुप्रभाव पड़ने पर
अनुतोष यानी रिलीफ के लिए कर्मकार धारा 20 और 21 जिसमें मजदूरी के संबंध में उत्पन्न होने वाले दावों को सुनने और निर्णय प्रदान करने संबंधी उपबंध का अवलंबन ले सकता है। दावों के उचित निर्धारण के लिए सरकार के द्वारा अधिकारी नियुक्त होते हैं जो उनके औचित्य को अभिनिश्चित करते हैं। समुचित सरकार कर्मकार प्रतिकर के मामलों को निपटाने के लिए आयुक्त की नियुक्ति करती है। आयुक्त के अलावा किसी भी क्षेत्र के लिए श्रम आयुक्त के रूप में कार्य करने वाला केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी जो श्रम आयुक्त के पद से निम्न स्तर का नहीं है या दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कोई भी अनुभव प्राप्त अधिकारी स्टाइपेंड्री मजिस्ट्रेट की किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के न्यूनतम मजदूरी दर से कम भुगतान के संबंध में किए गए दावों को या आराम के दिनों में देय पारिश्रमिक या धारा 13 की उपधारा 1 के खंड बी और सी के अधीन किए गए कार्यों के लिए पारिश्रमिक या धारा 14 के अंतर्गत अधिकाल मजदूरी के संबंध में किए गए दावों को सुनने या निर्णित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। प्राधिकारी कौन हो सकता है? कर्मकार प्रतिकर आयुक्त, श्रम आयुक्त के रूप में कार्यरत केंद्रीय सरकार का कोई अधिकारी, राज्य सरकार का अधिकारी जो कि श्रम आयुक्त से नीचे दर्जे का नहीं हो, सिविल कोर्ट का कोई अनुभव प्राप्त न्यायाधीश और स्टाइपेंड्री मजिस्ट्रेट, ये प्राधिकारी हो सकता है। प्रतिकर आयुक्त कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत मामलों को तो देखेगा ही, साथ ही मजदूरी की अदायगी विषयक मामलों को भी देखेगा। यदि वो कार्य समुचित सरकार अधिसूचना के द्वारा उसे सौंपती है तो नियुक्ति की घोषणा से लाभ ये होगा कि दावा प्रस्तुत करने के इच्छुक व्यक्तियों को ये पूर्व जानकारी रहेगी कि पास उन्हें मामला सौंपना है, कि उनके पास में मामला सौंपना है। इच्छुक व्यक्तियों को ये पूर्व जानकारी रहेगी कि पास उन्हें मामला सौंपना है, जिससे उसकी क्षेत्राधिकार संबंधी परेशानियां दूर हो जाए। नियुक्ति के बारे में कुछ बातें उल्लेखनीय हैं। अब नियुक्ति जो है समुचित सरकार के द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी की जाएगी। प्राधिकारियों का क्षेत्र निर्दिष्ट कर दिया जाएगा। उन्हें दावों को सुनने और निर्धारित करने का कार्य सौंपा जाएगा। नियुक्ति नाम द्वारा हो सकती है या पदनाम से हो सकती है। धारा 20 के अधीन नियुक्ति अधिकारी दीवानी अदालत के समान समझे जाएंगे। उनके निर्णय के विरुद्ध अपील या रिवीजन उच्च न्यायालय में होंगे और ये अधिकारी भी उच्च न्यायालय के अधीन होंगे। अधिनियम में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्राधिकारियों के उल्लेख किए गए हैं। सलाह परिषद का यानी एडवाइजरी बोर्ड का, केंद्रीय सलाहकार परिषद यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का, और निरीक्षक। इनकी नियुक्ति आदि के संबंध में धारा 7, 8, 9 और 19 में प्रावधान है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के लिए मंत्रणा देने वाली समितियों और उप समितियों को वैसे प्राधिकारी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें भी उस कोटि में रखना उपयुक्त होगा। नियुक्ति मंत्रणा परिषद का गठन समुचित सरकार, जिससे अभिप्राय केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार से है, अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों या नियोजकों के लिए कर सकती है। केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन केवल केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार नहीं करेगी। इसके सदस्य केंद्रीय सरकार के द्वारा नामित होंगे। उनकी संख्या क्या होगी ये उनके विवेक और कार्य की आवश्यकता और आधिक्य पर निर्भर करेगी। उनके लिए अधिसूचित नियोजनों के नियोजक और कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। दोनों के नामित प्रतिनिधियों की संख्या समान होगी, यानी जितने प्रतिनिधि नियोजकों के होंगे उतने ही कर्मकारों के भी होंगे। इसके अतिरिक्त कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 संख्या में स्वतंत्र व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 12 कर्मकारों के प्रतिनिधि हैं और 12 नियोजकों के, कुल संख्या 24 के 1/3 यानी 8 से अधिक स्वतंत्र सदस्यों की संख्या नहीं होगी। यही जो है वो सरकार के ऊपर निर्भर करेगा कि उनकी कितनी संख्या में नियुक्ति की जाए। स्वतंत्र सदस्यों में से कोई भी एक अध्यक्ष नियुक्त होगा। स्वतंत्र व्यक्ति से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो नियोजक और नियोजिती से अलग होता है और अधिसूचित नियोजन से उसका संबंध नहीं होता। लेकिन कर्मकार और नियोजक के प्रतिनिधियों में से किसी को भी चेयरमैन नहीं नियुक्त किया जाएगा। उसका क्या आधार होगा? अनुभव,
योग्यता और या वरिष्ठता इसकी ओर संकेत नहीं मिलता। ये सरकार के विवेकाधीन है। यही बात मंत्रणा परिषद के लिए भी लागू होती है। मंत्रणा परिषद के क्या कार्य हैं? उनके कार्य हैं धारा 5 में गठित समितियों और उप समितियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना और संयोजक का कार्य करना मंत्रणा का काम है। दोनों ही बातें सुनना, औचित्य की ओर ध्यान आकृष्ट करना आदि काम इससे करने होंगे और दोनों में उत्पन्न गतिरोध दूर करने का प्रयास कार्य भी उसमें शामिल होगा। समुचित सरकार को अन्य विषयों पर मंत्रणा देना होगा। मजदूरी संबंधी मजदूरी की निम्नतम दरों के निर्धारण तथा संशोधन संबंधी विषयों में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को परामर्श प्रदान करना क्या उसकी मंत्रणा मानने के लिए सरकार बाध्य है, इसका उल्लेख अनुपलब्ध है। लेकिन अन्य सुसंगत बातों से ये आभास होता है कि सरकार उसकी मंत्रणा से बाध्य नहीं है। उसके विश्लेषण से कुछ बातें सामने आती है जो कि उनके काम कार्य के संबंध में आती है। वो बातें हैं, मंत्रणा परिषद संयोजक का काम करेगी। ये कार्य उक्त समितियों और उप समितियों के बीच किया जाएगा और ये मंत्रणा निम्नतम मजदूरी दर निश्चित करने में और उसे रिवाइज करने में की जाएगी। निरीक्षक की नियुक्ति, कार्य एवं अधिकार का विवेचन दूसरे अध्याय में किया गया है। आगे हम बात करते हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से प्रस्तावित संशोधन। तो सितंबर 2016 को मजदूर संघों की हड़ताल को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अकुशल और गैर कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 246 रुपये प्रतिदिन से बढ़ा करके 350 रुपये प्रतिदिन या 9,100 रुपये यानी 9100 रुपये प्रति माह कर दिया है। इस बढ़ोतरी को अपर्याप्त बताते हुए सभी मजदूर संघों ने इसका विरोध किया। आखिर न्यूनतम मजदूरी का पैमाना क्या होना चाहिए, इस पर काफ़ी लंबे समय से बहस जारी है। न्यूनतम वेतन अधिनियम यानी मिनिमम वेजेस लॉ स्वतंत्र भारत के सबसे प्रारंभिक कानूनों में से एक है, जिसे 1948 में ही संविधान के लागू होने से पहले बना लिया गया था। सन 1948 में उचित मजदूरी तय करने के लिए त्रिपक्षीय समिति बनाई गई थी। इस समिति ने मजदूरी या वेतन को 3 श्रेणियों में बांटा था। जीने के लिए मजदूरी की श्रेणी में, उचित मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी, इन 3 श्रेणियों में बांटा गया था। जीवन जीने योग्य मजदूरी का अर्थ था जिसमें मजदूर अपनी मूलभूत 3 आवश्यकताओं के साथ स्वास्थ्य एवं बुढ़ापे के लिए भी सुरक्षा प्राप्त कर सके। उचित मजदूरी पहले वाले से कम थी। न्यूनतम मजदूरी सबसे कम थी और इसका एक संवैधानिक पक्ष भी था। आज राष्ट्रवादी नीति निर्धारकों एवं बड़े व्यापारियों में इस बात पर आम सहमति है कि भारत में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन ये कितनी हो इस पर एकमत होना अभी शेष है। कई बार ये भी सवाल उठे हैं कि क्या भारत में न्यूनतम मजदूरी तय करने की आवश्यकता है। इस बात को खारिज करने के लिए एक तर्क ये दिया जाता है कि उदारीकरण के दौर में सरकार की बजाय बाजार को न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार होना चाहिए। इससे दक्षता और प्रतियोगिता दोनों ही बढ़ेंगे। न्यूनतम मजदूरी के बात को ये कहकर भी नकारा जाता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के मेक इन इंडिया के नारे के लिए ये उचित नहीं है। मेक इन इंडिया का सपना पूरा करने के लिए बांग्लादेश, श्रीलंका और कंबोडिया जैसे देशों की अपेक्षा भारत में मजदूरी का कम होना बहुत ज़रूरी है। हाल में चीन में मजदूरी बढ़ाने के कारण वहां के कपड़ा एवं चमड़ा उद्योग बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे उन देशों में जा रहे हैं जहां पे मजदूरी कम है। अर्थव्यवस्था इसकी सार्थकता न देखते हुए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को ही खत्म करने की बात करते हैं। उनका ये कहना है कि जब भारत अभी तक 1970 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के न्यूनतम मजदूरी संबंधी दिशा निर्देशों को लागू नहीं कर पाया है, तो फिर इस अधिनियम को बनाए रखने का क्या लाभ है। सच्चाई ये है कि इस अधिनियम को भले ही किसी सरकार ने गंभीरता से न लिया हो, लेकिन किसी सरकार ने इसे रद्द करने की हिम्मत भी नहीं दिखाई है। भारतीय मजदूरी संघ के ए.के. पद्मनाभ का ये कहना है कि अगर सरकार अनुबंधित श्रमिकों का सचमुच में हित चाहती है तो उसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन करके नियमित एवं अनुबंधित श्रमिकों के वेतन में समानता लानी होगी।
सरकार चाहे तो न्यूनतम मजदूरी की दर को तय करने के लिए एक सुधार प्रस्ताव ला सकती है। उम्मीद है कि ये आम सहमति से पारित भी हो जाएगा। इससे अनुबंधित श्रमिकों की दशा में निश्चित रूप से सुधार होगा। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 में संशोधन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में मातृत्व लाभ में संशोधन विधेयक 2016 के जरिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में संशोधनों को अपने कार्योत्तर स्वीकृति दे दी है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 मातृत्व के समय महिला के रोजगार की रक्षा करता है और मातृत्व लाभ का हकदार बनाता है, यानी अपने बच्चे की देखभाल के लिए पूरे भुगतान के साथ उसे काम से अनुपस्थित रहने की सुविधा देता है। ये अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों के रोजगार वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू है। ये संशोधन संगठित क्षेत्र के लगभग 1.8 मिलियन महिला श्रम बल के लिए मददगार साबित होंगे। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में किए गए संशोधन क्या हैं? तो ये संशोधन है, महिला व 2 बच्चों के लिए मातृत्व लाभ की सुविधा 12 सप्ताह से बढ़कर के 26 सप्ताह और 2 से अधिक बच्चों के लिए 12 सप्ताह है। कमीशनिंग मदर और एडॉप्टिंग मदर के लिए 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ। घर से काम करने की सुविधा है। 50 या उसके अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रेच का अनिवार्य प्रावधान है। इसकी वजह है बच्चे की वृद्धि एवं विकास के लिए बचपन में माँ द्वारा की जाने वाली देखभाल अहम होती है। 44वें, 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन ने मातृत्व लाभ 24 सप्ताह तक बढ़ाने की सिफारिश की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मातृत्व लाभ 8 माह तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। त्रिपक्षीय विचार विमर्श में भी हितधारकों ने सामान्य रूप में संशोधन प्रस्ताव का समर्थन किया है। प्रसूति प्रसुविधा में संशोधन। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 2017। इसकी विशेषता है, इस अधिनियम के अनुसार कामकाजी महिलाओं का प्रसूति अवकाश पूर्व के 12 सप्ताह से बढ़कर के 26 सप्ताह, जो कि पहले 2 बच्चों के जन्म पर कर दिया गया है। ये जो चीज़ बढ़ा करके 12 सप्ताह से 26 सप्ताह कर दिया गया है पहले 2 बच्चों के जन्म पर। 2 बच्चों के बाद ये अवकाश सिर्फ 12 सप्ताह का ही होगा। वहीं बच्चों को गोद लेने वाली माताओं को ये अवकाश 12 सप्ताह का ही प्रदान किया गया है। किसी संगठन के नियोक्ता द्वारा महिला कर्मचारी के बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। सुविधा अनुसार घर से काम संपादन को प्राथमिकता नियोक्ता द्वारा महिला कर्मचारी को प्रदान किए जाएंगे। ये अधिनियम केवल संगठित क्षेत्रों की महिलाओं के लिए लाभप्रद है, लेकिन असंगठित क्षेत्र की महिलाएं लाभ से वंचित हैं। उद्देश्य पूर्णतः सफल नहीं है। इस कानून से नियोक्ता पर अधिक वित्तीय दबाव की स्थिति बनेगी, जिससे वे महिलाओं की भांति काम करने पर जोर देंगे। सरकार द्वारा किसी भी वित्तीय कोष का वर्णन नहीं है, जिससे नियोक्ता पर वित्तीय दबाव ज्यादा है। आगे हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय श्रम आयोग के बारे में। राष्ट्रीय श्रम आयोग भारत की एक सर्वाधिक संस्था है जो कि श्रम कानूनों में संशोधन प्रस्तावित करती है। प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना भारत सरकार ने दिसंबर 1966 में किया। श्री पीवी गजेंद्र गडकर की अध्यक्षता में देश के मालिकों और श्रमिक के मध्य अच्छे संबंधों को प्रोत्साहन देने की दिशा में इस आयोग को स्थापित किया गया। इसमें विशेष विषयों और कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों की श्रम संबंधी समस्याओं के अध्ययन के लिए 37 अध्ययन दल व समितियां नियुक्त थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1969 में सरकार को दी। प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी? आयोग ने केंद्र और राज्य दोनों में स्थायी औद्योगिक संबंध आयोग यानी परमानेंट इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन स्थापित करने की सिफारिश की। प्रस्तावित आयोग के कुछ कार्य होने चाहिए। क्या क्या कार्य होने चाहिए? औद्योगिक संघर्षों का न्यायिक निर्णय करना, मध्यस्थता करना, इसके साथ ही विभिन्न श्रम संघों को प्रतिनिधि संघों के रूप में मान्यता देना
और प्रत्येक राज्य में स्थायी श्रम न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए, परमानेंट लेबर कोर्ट्स की स्थापना की जानी चाहिए। ये न्यायालय अवार्ड अधिकार व दायित्व के विषय में जो संघर्ष होंगे उनका समाधान करेंगे। इसके अतिरिक्त ये अवार्ड और उसके अंतर्गत अधिकार व दायित्व का अर्थ निकालेंगे और उनके कार्यान्वयन के विषय में जो विवाद व संघर्ष होंगे उनका निपटारा करेंगे। इन श्रम न्यायालयों को अनुचित श्रम व्यवहार संबंधी संघर्षों के संबंध में भी निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए। आयोग ने न्यूनतम मजदूरी का सिद्धांत स्वीकार करते हुए ये सिफारिश की कि मजदूरी निश्चय करते समय उद्योग की मजदूरी देय क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। आयोग के मतानुसार न्यूनतम मजदूरी दर समस्त देश के लिए निश्चित करना न तो संभव है और न वांछनीय ही है। यदि राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी को देश के उन्नत और विकसित क्षेत्रों की दशाओं के अनुसार निश्चित किया जाए तो इसको सारे देश में लागू करना संभव नहीं होगा, और यदि इसको कम विकसित क्षेत्रों की दशाओं के अनुसार निश्चित किया जाए तो इसका कोई भी लाभ नहीं होगा। अतः आयोग ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी निश्चय करने की सिफारिश की। आयोग के मतानुसार संघर्षों के समाधान के लिए सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग करना एक श्रेष्ठ साधन है। इस साधन को प्रोत्साहित करने के लिए आयोग ने अनेक कदम उठाने की सिफारिश की। आयोग ने इस बात का भी सुझाव दिया कि मिल मालिक श्रम संघों को अनिवार्य रूप से मान्यता दे, जिससे कि वे प्रबंधकों के साथ सुविधापूर्वक सौदेबाजी कर सके। हड़ताल एवं तालाबंदियों के संबंध में आयोग का ये स्पष्ट मत है कि कुछ परिस्थितियों में इन साधनों का सहयोग करना न्याय संगत एवं आवश्यक होता है, लेकिन आयोग ने हड़ताल एवं तालाबंदियां करना कुछ पाबंदियां लगाने की सिफारिश की है। तालाबंदियां करने पर कुछ पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। तो वो सिफारिशें हैं, आयोग ने श्रम संघों को संगठनात्मक और वित्तीय दृष्टि से मजबूत करने के लिए अनेक ठोस सुझाव दिए हैं। आयोग ने अनेक ऐसे भी सुझाव दिए हैं जिनके क्रियान्वयन से श्रम संघों की परस्पर कटुता कम हो और वे राष्ट्र के आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान देने में समर्थ हो सके। आयोग के मतानुसार वास्तविक मजदूरी में निरंतर वृद्धि, जो कि मजदूरी नीति का प्रमुख लक्ष्य है, उत्पादकता में वृद्धि के बिना प्राप्त करना असंभव है। इसी उद्देश्य से आयोग ने प्रेरक योजनाएं अपनाए जाने पर बल दिया है। आयोग ने इस बात का भी संकेत दिया है कि समय समय पर जीवन निर्वाह की लागतें बदलने के साथ साथ मजदूरी की दर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। आयोग ने महंगाई भत्ते को बेसिक मजदूरी के साथ मिलाने की सिफारिश की। आयोग ने मजदूरी निश्चित करने के माध्यम के रूप में मजदूरी बोर्डों के महत्व पर बल दिया और उनके प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन के लिए अनेक सुझाव दिए। आयोग के मतानुसार मजदूरी बोर्डों को जो भी सर्वसम्मत निर्णय हो उस पर अमल करना कानूनी अनिवार्य होना चाहिए। राष्ट्रीय श्रम आयोग के बहुमत की ये सिफारिश थी कि भविष्य निधि के लिए योगदान की दर वर्तमान में 6.25% से बढ़कर के 8% कर दी जाए और जहां पहले 8% है वहां बढ़कर के 10% कर दी जाए। कृषि भूमि के संबंध में आयोग ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1949 को लागू करने का सुझाव दिया है और कहा है कि सबसे पहले इसे बहुमत पर मजदूरी वाले क्षेत्रों में प्रारंभ किया जाए। इसके अतिरिक्त आयोग ने एक समन्वित संस्था केंद्र और राज्य स्तरों पर स्थापित करने की, कृषि श्रमिकों को गुटों में संगठित करने की, मजदूरी निर्धारण करने, उस पर पुनर्विचार करने आदि के विषय में भी सिफारिशें की हैं। सामान्य श्रम संहिता यानी कॉमन लेबर कोड के हित में आयोग ने अपना विचार प्रकट नहीं किया। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग भारत सरकार ने 15 अक्टूबर 1999 को गठित किया। श्री रविंद्र वर्मा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग 2002 के द्वारा मुख्य संस्तुतियां क्या हैं? 1991 में देश में नई आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों की घोषणा की गई। इन नीतियों में उदारीकरण प्लस निजीकरण, इसके साथ ही वैश्वीकरण यानी लिबरलाइजेशन प्लस प्राइवेटाइजेशन प्लस ग्लोबलाइजेशन, इस पर जोर दिया गया। इस नीतियों को ध्यान में रखते हुए देश में आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के लिए विशेष कदम उठाए गए। परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में विद्यमान श्रम कानूनों में संशोधन और परिवर्तन में 1999 में दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया।
कुछ अधिकार जो श्रमिकों को प्राप्त हुए हैं वो अधिकार है अपनी स्वेच्छा से काम करने का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, बाल श्रम का प्रतिषेध, कार्य की समुचित तथा मानवीय दशाओं की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, मजदूरों की सुरक्षा, प्रतिवेदन निवारण का अधिकार, प्रबंध में भागीदारी का अधिकार, प्रसूति हित लाभ, बाल देखभाल, कर्मकार क्षतिपूर्ति, चिकित्सकीय हित लाभ और सामाजिक सुरक्षा। औद्योगिक विवादों से निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल तथा केंद्र के स्तर पर नेशनल लेबर कमीशन और राज्यों में लेबर कमिश्नर्स का गठन किया गया। लेबर कमीशंस का गठन किया गया राज्य में, और केंद्र के स्तर पर नेशनल लेबर कमीशन का। केवल मान्यता प्राप्त श्रम संघों की हड़ताल में जाने की घोषणा कर सकते हैं। केवल मान्यता प्राप्त ही श्रम संघ ही हड़ताल में जाने की घोषणा कर सकते हैं। हड़ताल घोषित करने के लिए 51% कर्मचारियों का हड़ताल के पक्ष में मत अनिवार्य है। 300 या इससे अधिक संख्या में कर्मकारों को नियोजित करने वाले स्थापनों के लिए ले ऑफ छटनी करने के पहले सरकार की अनुमति प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा। देश में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण आवश्यक है। श्रम कानूनों के समुचित अनुपालन के लिए ऑल इंडिया लेबर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का गठन भी होना चाहिए। श्रम कानूनों से संबंधित न्यायिक कार्यों एवं निष्पादन के लिए ऑल इंडिया लेबर जुडिशियल सर्विसेज का भी गठन आवश्यक है। ठीक है, तो ये तो बातें हुई। अब आगे हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना राष्ट्र संघ से संबद्ध एक स्वायत्त अंतर सरकारी अभिकरण के रूप में 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये 1946 में संयुक्त राष्ट्र का प्रथम विशिष्ट अभिकरण बना। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ILO का मूल उद्देश्य रहन सहन के स्तर और श्रम की अन्य दशाओं को सुधारने और पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करने पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना है। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संधियों और सिफारिशों के आधार पर श्रम मानदंडों की रचना करता है और रोजगार संवर्धन, मानव संसाधन विकास, सामाजिक संस्थाओं के विकास, ग्रामीण विकास, लघु उद्योग, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग का विस्तार करता है। संगठन द्वारा विशेषज्ञ अभियानों एवं फेलोशिप कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न देशों की सरकारों की प्रेरक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ILO के संविधान के अनुसार श्रम की दशाओं में सुधार लाने के लक्ष्य को काम के घंटों के नियमन, श्रम पूर्ति के विनियमन, बेरोजगारी के निवारण, पर्याप्त श्रम मूल्य की व्यवस्था, कार्य से संबंध जोखिमों से श्रमिकों की सुरक्षा, मूल देश के पृथक देशों में नियोजित मजदूरों के हितों की सुरक्षा के प्रावधानों, समान कार्य के लिए समान मजदूरी के सिद्धांत के क्रियान्वयन, श्रमिक संघ के अधिकार की मान्यता और व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के संगठन इत्यादि के माध्यम से हासिल किया जाता है। सदस्य देशों को ILO की बैठकों या सम्मेलनों में स्वीकार की गई संधियों को अपने प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना पड़ता है। संधि को अनुमोदित करने वाले राष्ट्र अपने कानूनों को संधि की शर्तों के अनुसार परिवर्तित करते हैं और नियतकालिक रूप से इन कानूनों के क्रियान्वयन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। सितंबर 1999 तक ILO सम्मेलन द्वारा 182 संधियां और 190 सिफारिशें स्वीकार की जा चुकी थी, जो कि संयुक्त होकर के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संहिता का निर्माण करती है। कार्य स्तर पर मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों की ILO उद्घोषणा जो कि 1998 में स्वीकार की गई थी, इसमें सदस्य देशों में से अपेक्षा की गई है कि वे श्रमिकों के सामूहिक सौदेबाजी और संघ की स्वतंत्रता के अधिकारों को प्रोत्साहित करें, बेगार प्रथा एवं बाल श्रम का उन्मूलन करें और रोजगार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भेदभाव को प्रतिबंधित करें। बाल आश्रम के घातक रूपों को प्रतिबंधित करने वाली एक संधि को 1999 में अंगीकार किया गया। ILO की संरचना प्रतिनिधियों की त्रिस्तरीय प्रणाली पर आधारित है, जिसमें सरकारें, नियोक्ता एवं नियोजक शामिल हैं। इसके प्रमुख अंगों में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, शासकीय निकाय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान, उन्नत तकनीक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय शामिल हैं।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की बैठक वार्षिक होती है। हर एक देश में सम्मेलन में 2 सरकारी, 1 नियोक्ता और 1 श्रमिक प्रतिनिधि भेजता है। सम्मेलन का काम शासकीय निकाय का चुनाव करना, श्रम मानदंडों को तय करना और ILO के बजट को स्वीकृति देना होता है। शासकीय निकाय 28 सदस्य सरकारों, 14 सदस्य नियोक्ताओं और 14 सदस्य श्रमिकों से जुड़े होते हैं। 28 सरकारी प्रतिनिधियों में से 10 सदस्य औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों से संबद्ध होते हैं। स्थायी सदस्यता प्राप्त इन देशों में ब्राजील, चीन, भारत, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, रूस, अमेरिका और इंग्लैंड शामिल हैं। शासकीय निकाय की बैठक साल में 3-4 बार होती है। ये निकाय सम्मेलन में प्रस्तुत करने से पहले बजट की समीक्षा करता है, विभिन्न औद्योगिक समितियों के कार्यों की समीक्षा करता है, ILO के महानिदेशक की नियुक्ति करता है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के कार्य का अधीक्षण करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय ILO का सचिवालय के रूप में कार्य करता है, जिसका प्रधान महानिदेशक होता है। ये कार्यालय सामाजिक व आर्थिक प्रश्नों से जुड़ी सूचनाएं प्रकाशित करता है, ILO के अंगों की बैठकों के लिए दस्तावेज तैयार करता है, विशेष अध्ययनों को संचालित करता है और सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संघों को परामर्श एवं सहायता प्रदान करता है। ILO द्वारा 1960 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, इसके द्वारा सामाजिक और श्रम नीति से जुड़ी शिक्षा एवं अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ILO द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान देने के लिए ट्यूरिन में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्यों की संख्या 1999 में 174 थी। इसे 1969 में शांति नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेबर लॉ के 3rd लेक्चर में आगे के जो भी टॉपिक्स छूटे हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही आपका जो लेबर लॉ है, लेबर लॉ जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीटली कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर 2nd को फॉलो करिए, इसके बाद लेक्चर 3rd को भी आप फॉलो करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, यूज़फुल है तो उसको शेयर करिए। बाय।